सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर्स फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेंस मेकर फार्मूला पे चर्चा करने के पहले सबसे पहले बता दें कि आपके पास लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन होता है जिसको 1/v - 1/u = 1/f लिखते हैं। इससे वो अलग है। कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला सेम होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस में बताया था पिछले वीडियो में कि अगर रेयर टू डेंसर प्रोपगेट करे तो वैसे केस में आपके पास ये फार्मूला मिलता है, दैट इज μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। और अगर वही अपोजिट में प्रोपगेट करे, मतलब डेंसर टू रेयर प्रोपगेट करे, तो वैसे केस में μ1/v - μ2/u = μ1 - μ2/r। जहाँ पर μ1 और μ2 हमने तय किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे किसका, तो रेयर के लिए μ1 और डेंसर के लिए μ2। इसीलिए यहाँ पर μ1 to μ2 रेयर टू डेंसर लिखा हुआ है और डेंसर टू रेयर में μ2 to μ1 लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी समझने की बात यहाँ पर ये है कि अगर हम लेंस के बनावट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो लेंस में दो स्फेयर्स कुछ इस तरह से मर्ज किए जाते हैं और उसके बाद से ये पार्ट हटा दिया जाता है। तो अगर ऐसा हो तब ये जो लेंस बनता है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। इनफैक्ट दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेस है, इसलिए इसको डबल कन्वेक्स बोलेंगे। और अगर इसका अपोजिट हो, मतलब एक स्फेयर इस तरह से, दूसरा इस तरह से और बीच में इस तरह से हो, तब हम इसको इधर से अगर हटा दें तो जो शेप बनेगा वो आपका कनकेव लेंस वाला मिलता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। चलिए अब यहाँ पर दो स्फेयर, पहले स्फेयर को हम C1 वाला स्फेयर 1 और दूसरे स्फेयर को C2 बोलेंगे, और C1 से C2 जो लाइन मिला देंगे वो लाइन आपको प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ओके, अब यहाँ पर एक और बात साफ हो जाएगी कि अगर हम यहाँ पर पोल लेते हैं P1, तो हमारे पास जो PC1 की बात है, P1 C1, ये आपके पास R1 होगा। और अगर दूसरे को हम पोल 2 मान लें तो वैसे केस में PC2 = R2 होगा। अगर रे इस तरफ से आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस है, तो वैसे केस में आप PC1 इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के तरफ है, इसलिए इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, और PC2 इसको नेगेटिव ले सकते हैं, जैसा कि आपको दिखेगा। तो ये तो हो गई साइन कन्वेंशन की बात। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला डेरिवेशन पार्ट हम लोग पहले से किए हुए इसलिए नहीं करेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। एक कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ले लीजिए, इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ से गुजरेगा, और ये इंसिडेंट रे भी हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे भी हो जाएगा, क्योंकि एज इट इज पास हो जाएगा। दूसरा रे लेने की बात है तो चलिए सरफेस पे कहीं आप ले लीजिए। ओके, अगर ये स्फेयर कंप्लीट होता तो एक सेंटर होता, और ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते तो आप देखते कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता। ओके, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, आपका सेंटर यहाँ है, तो इस सरफेस का सेंटर अगर ये है, ओके, और यहाँ से आपने इसको मिला दिया, दैट इज C1, तो वैसे केस में क्या होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग के बाद ये रे जो है वो सीधा चला जाता और कहीं पर इमेज बन जाता। ये पोजीशन आप मार्क कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बात यहाँ पर फिर से मीडियम चेंजेस की है। इस तरफ आपने रेयर मीडियम एज्यूम किया है, लेंस जो है उसको आप डेंसर मीडियम फ़िलहाल मान लें, और इस तरफ फिर वापस एयर में निकल गया, यानी रेयर मीडियम हो गया। तो वैसे केस में अब फिर से इस पोजीशन पे बेंडिंग होगी, जैसा कि आपको दिखाना होगा, और इस पोजीशन पे भी आपको नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड जो सरफेस है उसको लेते हुए आप एक सेंटर मिला देंगे इस तरह से, और तब यहाँ पर अब जो बेंडिंग होगी रे की वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल की बात करें तो वैसे केस में रे वापस बेंड होकर के प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पे आपको इमेज दिखाई देगा।
वो इमेज बेसिकली फाइनल इमेज होगा, इसलिए इसको आई डैश मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर लेंस से इमेज देखने की बात है तो ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक को आप यूँ मानेंगे, ऑब्जेक्ट माना है इसको, और यहाँ से यहाँ तक को भी मानेंगे, तब आपका ये लेंस फार्मूला अप्लीकेबल होगा। लेकिन इसी को अगर पार्ट वाइज करके देखा जाए, हम ऐसा माने कि ये पहला सरफेस जो है इधर पूरा कंटिन्यू है। ओके, दो पार्ट में करके बात करते हैं। एक कंटिन्यूअस मीडियम में जो लाइट है वो स्टेट प्रोपेगेट करता है, फिर वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ही रखा, सेम रे को आपने ड्रॉ किया, एक रे तो यही है जो पार हो रहा है। तो अब जो ये बैंड हो करके इमेज बनाएगा वो इमेज आपको यहाँ पर बनाएगा जैसा ऊपर दिख रहा है फर्स्ट सरफेस का, इसको आप आई डैश बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप फिलहाल यू ले लीजिए और ये डिस्टेंस आप भी डैश ले लीजिए, तब अभी आपका रे जो है म्यू1 से म्यू2 की तरफ जा रहा है। और बिकॉज ये म्यू1 से म्यू2 की तरफ जा रहा है तो वैसे केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि रे का प्रोपगेशन आपका रेयर से डेंसर की तरफ हो रहा है, तब आप ऐसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर P से C1 तक के डिस्टेंस को रेडियस R1 बोलें तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे, दो इक्वेशंस हमको बनाने हैं तो एक इक्वेशन आपके पास बन करके तैयार है। ओके, दूसरी बात, अब चूँकि ऐसा हुआ नहीं है, सेकंड सरफेस से भी बेंडिंग है। एक्चुअली ये जो रे जा रहा था इस तरह से, वो यहाँ पर आकर के मीट कर रहा था और मीटिंग पॉइंट पे इमेज आई डैश बन रहा था। ओके, अब थोड़ी सी बात की जाए, एक्चुअली ये तो हुआ नहीं, बेंडिंग जो हुई वो बैंड होकर के यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर आपको फाइनल इमेज मिला। तो इस सरफेस के लिए इधर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस, ओके, एज्यूम कर लीजिए ये आपके पास म्यू1, क्योंकि एक मीडियम में स्ट्रेट लाइट चलता है। ओके, तो ये लेंस वाला मीडियम और इधर इधर म्यू1 जो बाहर निकला। ओके, अब ऐसे केस में इस सरफेस के लिए ओरिजिनल रे है। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज के डेफिनेशन पे काफ़ी अच्छे से आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट वह है जहाँ पर ओरिजिनल रे जा कर के मिले। एक रे तो आपका ऑब्जेक्ट का ये है, दूसरा ये भी सेकंड सरफेस के लिए ओरिजिनल रे बन गया और यहाँ मिट किया। तो अब सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं था, सेकंड सरफेस के लिए उसने जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाया उसे ही ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, भले ही वो वर्चुअल है लेकिन ऑब्जेक्ट यही है। ओके, तो वैसे केस में ये तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा और इस डिस्टेंस को आपने अभी थोड़ी देर पहले भी डैश माना है। ओके, हम लोग बेसिकली थिन लेंसेज की बात करते हैं, इसीलिए थिकनेस को लगभग नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इसलिए थोड़े बहुत जो डिस्टेंसेस के इधर उधर हेर फेर हैं उसको तो आप देख लेंगे। और रह गई बात यहाँ पर, तो एक नॉर्मल C2 और यहाँ पर आपका पोल 2 हो गया। ओके, तो ऐसे हालात में आपका ये जो डिस्टेंस है P2 से लेकर के I तक, ये आपके लिए भी है। तो यहाँ पर रे अभी ट्रेवल कर रहा है किधर से, तो म्यू2 से म्यू1 की तरफ, मतलब डेंसर टू रेयर। ऐसे केस में आपका जो फॉर्मूला है ये भी डिराइव किया हुआ है, दिखाया हुआ है, तो आप इसको शो कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए, पहले वाले केस में जो इमेज डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक वो भी डैश था, इसलिए यहाँ भी डैश रखे। सेकेंड वाले केस में जो ऑब्जेक्ट ट्रीट हुआ वो आपका फिर भी डैश हुआ, इसलिए इसको हटाइए और यहाँ पर भी डैश रखिए। और रेडियस की बात करें P से C2 तक वो R2 था, R2 ले लीजिए। यहाँ पर माइनस हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि पहले ही ये इक्वेशन जो डिराइव किया हुआ है वो साइन कन्वेंशन के साथ ही डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ तक आपके इक्वेशंस आ गए, और जब इक्वेशंस आ गए तो उसके बाद आपके लिए काफ़ी सहूलियत, काफ़ी आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, समझ लिया जाए। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 मानने के बाद अब एक काम कीजिए, ऐड कर लीजिए, है ना, किसको, इक्वेशन 1 और 2 को। ओके, ऐड करने के बाद आपको ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। तो फिलहाल आपके पास μ1/v माइनस आपके पास μ1/u इज इक्वल टू यहाँ पर μ2 माइनस μ1/r1
और ये प्लस में μ1 माइनस μ2 बाय R2 है। ओके, यहाँ पर μ1 आपका कॉमन आएगा, ये 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, μ2 माइनस μ1 बाय R1 तो लिखते हैं, यहाँ वापस μ2 माइनस μ1 बाय R2 लिखते हैं। एक्चुअली माइनस को कॉमन ले लिया है। ओके, इस स्टेप के बाद अब आपको इस तरफ भी कुछ कॉमन आएगा, उस कॉमन आने वाले टर्म को नोट कर लीजिए और फिर बात कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर μ1 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू, इस तरफ μ2 माइनस μ1 और इधर आपके पास 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 आ गया। चलिए, तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 ब्रैकेट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, अभी आप एक और काम कर सकते हैं, वो डिवाइड कर लीजिए अलग अलग, तो आपके पास जो इक्वेशंस आ जाएंगे वो आपके पास कुछ ऐसा है, 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं। इफ़ हर केस में आपको मालूम है कि u अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो v इज इक्वल टू प्लस एफ, मतलब फोकल लेंथ होता है। एक्चुअली सेकेंड फोकस पे जा कर के रेमिट करता है। तो यहाँ पर पुट कर दें तो 1 बाय भी के जगह पर हम f कर लें और माइनस 1 बाय माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, अभी 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यानी 1 बाय f इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं μ2 μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। क्यों लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं? क्योंकि ये यूज होता है डिजाइन करने के लिए लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ एंड पावर। ओके, इसी फार्मूले का यूज करके अभी कई बार हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एज्यूम कर लें इफ़ μ1 जो है इज इक्वल टू μm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है। अच्छा, हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि लेंस जो है वो आपका एयर में ही रखा रहे, कभी वाटर में, कभी ग्लिसरीन में रखा जा सकता है। तो सेकंड मीडियम अगर μ2 की बात करें, इसको μl मान लेंगे और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, L फॉर लेंस। ओके, तब ऐसे केस में जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू ऊपर में μl, नीचे में μm माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। बोलेंगे कि सर वो भी तो फार्मूला ठीक ही था, तो फिर ये नया फार्मूला। हाँ, इससे डिस्कस करना थोड़ा सा आसान रहेगा और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। वर्किंग फार्मूला हम इसी को मान के चलेंगे, और चूँकि ये फोकल लेंथ मीडियम में है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए FM लिख लेते हैं, FM इज फोकल लेंथ इन मीडियम। तो अभी एक और हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेंस को हम एयर में ही रखें, जनरली ऐसा ही होता है। तो इफ़ हम मान लें कि मीडियम इज एयर, जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है उसको एयर मान लें, तो ऐसे केस में आपके पास जो μ1 की बात है 1 हो जाएगी। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस की बात करें, μ2 जो था वो आपके पास म्यू हो जाएगा, या इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं μm इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर μl इज इक्वल टू म्यू। ऐसे हालात में आपका जो फॉर्मूला होगा 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, वेल, बढ़िया। अभी आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में F जो है वो एयर में है, इसलिए इसको F एयर लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूले जो बॉक्स में आपने लिखे हैं, ये तीनों फार्मूले
आपके बेसिकली लेंस मेकर फार्मूले कहे जाते हैं, जो लेंस को डिफरेंट फोकल लेंथ या डिफरेंट पावर के डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला के बाद लेंस मेकर फार्मूले का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बात हम लोग यहाँ डिस्कस करें कि अगर कोई रे पैरेलल यहाँ इंसिडेंट होता है तो क्या होगा। ऐसे थिन लेंसेज के केस में हम लोग एवरेज इफेक्ट देखते हैं, लेकिन अगर थिक लेंसेज हो तो वैसे केस में थोड़ा सा हम लोग को अलग ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे यहाँ से आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका C1 जैसा यहाँ दिख भी रहा है, तो स्टेट जाने वाला रे जो था वो स्टेट नहीं जा पाएगा क्योंकि मीडियम का चेंज है। इस तरफ आपने μ1 मान के रखा है, इस तरफ आपने μ2 मान के रखा है, फिर यहाँ पर μ1 होगा, तो रे की बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी और तब ये रे कुछ ऐसा दिखेगा। ये रे स्ट्रेट चला गया होता अगर मीडियम का चेंज नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वापस एक मीडियम का चेंज है, μ2 से μ1 की तरफ जा रहा है, तो फिर से आपको एक नॉर्मल उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करना होगा। और अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद से ये जो स्ट्रेट पाथ है ऐसा नहीं चल करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड किया तो कुछ बैंडिंग इस तरह से होगी। यानी आप देख रहे हैं कि रे जो है फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बैंड हो गया, कन्वर्ज हो गया। इसीलिए इस तरह के लेंसेज को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के कैटेगरी में रखते हैं, और अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आकर के मीट करे तो। अगर हम ऐसे सिचुएशन की बात करें दूसरे वाले इस लेंस की, तो फिर से हमको यहाँ पर आपको C1 की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा C1 आपको दिख गया, नॉर्मल मिल गया। नॉर्मल मिलने के बाद से स्टेट जाना चाहता था बट स्टेट जा नहीं पाएगा ड्यू टू मीडियम चेंज। वंस अगेन यहाँ μ1, यहाँ पर μ2 और यहाँ पर फिर से μ1, तो इसकी बैंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ है। तो अगर ये बैंड करता है तो कुछ ऐसा जाएगा। लेकिन वापस आप एक चीज़ देखेंगे, इस पोजीशन पे फिर से वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वहाँ भी आपको सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि दिखाया हुआ है ये सेकंड सरफेस यानी C2। ओके, अब नॉर्मल से बैंडिंग जो होगी अवे होगी क्योंकि डेंसर से रेयर रे जा रहा है, और अवे ये तो ओरिजिनल पाथ है, इसको ऐसे नहीं फॉलो करते हुए इस तरह से। यानी आप देख रहे हैं कि रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है, मतलब डाइवर्ज कर रहा है। तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो डाइवर्जिंग लेंस की कैटेगरी होगी। अब हम जो डिस्कशन करते हैं बेसिकली एज्यूम करते हैं उसकी बात करें, हम थिन लेंसेज की बात करते हैं। चलिए थिन लेंसेज की बात करेंगे, उसके पहले एक और चीज़ बता दें कि हमारे पास अगर ये P1 है और ये C1 है, तो PC1 की बात करें, देख लीजिए आपके पास जो साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, रे का डायरेक्शन जो दिख रहा है उसके हिसाब से P1 C1 यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को प्लस R1 लेना होगा। और अगर हम इसको P2 मान लें तो P2 C2 को हमको यहाँ पर क्या मानना होगा, इस तरफ देख लीजिए, तो माइनस R2 मानना होगा। लेंस मेकर फार्मूला में 2 आपके पास आए थे। और अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन की बात करें, कन्वेक्स कुछ ऐसा बना है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास P1 और यहाँ पर आपके पास P2, तो इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि आपके पास P1 C1 जो है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ दिख रहा होगा ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से ये आपके पास माइनस R1, जबकि P2 C2 की बात करें वो इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स है, इसलिए उसका साइन जो होगा प्लस R2 होगा। इस बात को याद रखेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं थिन लेंसेज के लिए। और जब थिन लेंसेज की बात करेंगे तो हम दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, बेसिकली एवरेज रिफ्रैक्शन इफेक्ट दिखाएंगे। और ऐसे हालात में अगर ये लेंस थिन है तो देखिए पैरेलल रे का क्या होगा, इसको आप सीधे सीधे लेंस के मिड तक लेकर के आएंगे, और मिड तक लाने के बाद से एवरेज वो बैंड किधर कर रहा था इस सिचुएशन में, तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्वियस है कि वो जा करके प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ओके, कोई भी रे ले लें जो पैरेलल है ना, वो जा करके उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक फोकस कहलाएगा, बेसिकली F2 सेकेंड फोकस, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख भी सकते हैं। अगर यही बात हम इस केस में बात करें, किस केस में, तो डाइवर्जिंग वाले लेंस के केस में। अभी डाइवर्जिंग वाले लेंस के केस में अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं, और वो भी हम थिन की बात करें, थिक लेंसेज के केस में आपने देखा था
कि दोनों सरफेस पे रिफ्लेक्शन हमको दिखाने की बात हो रही थी, लेकिन थिन लेंसेज के केस में हम एवरेज इफेक्ट दिखाएंगे। ये तो डाइवर्ज किया था रे, कुछ इस तरह से जाएगा, तो जब रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस एक पॉइंट पे मीट होता हुआ दिखेगा। कोई भी पैरेलल रे आप लेंगे तो लगेगा कि एक पॉइंट पे आकर के मीट हो जाता, यानी डाइवर्ज कर रहा है कहाँ से, तो एक पॉइंट से, उसको F2 बोलेंगे। और मिड ऑफ द लेंस को O बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप फोकल लेंथ की कंसिडरेशन की बात करें तो फोकल लेंथ अक्सर या लेंस के केस में OF2 का ही डिस्टेंस होगा, तो इस केस में आप देख लीजिए प्लस F होगा, और इस केस में आप देख लीजिए OF2 ये माइनस F होगा। तो एक बात तय हो गई कि अगर कोई लेंस डाइवर्ज कर रहा है तो उसके केस में उसका फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, और अगर कोई लेंस कन्वर्ज कर रहा है तो उसके केस में उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। बेसिकली लेंस बहुत टाइप के मिलेंगे, लेकिन क्लास दो ही होगा। पहला क्लास आपका है जो कन्वर्ज करे, और दूसरा क्लास वो है जिसमें वो डाइवर्ज करे। तो उसके हिसाब से अब देखिए, हम यहाँ पर जो बना के रखे हैं ये दोनों तरफ से कन्वेक्स है। तो ये दोनों तरफ से कन्वेक्स है, इसलिए इसको आप बोल सकते हो डबल कन्वेक्स। जबकि ये बना करके जो रखे हैं ये दोनों तरफ से कनकेव है, तो इसको डबल कनकेव बोल सकते हैं। अब इसमें भी एक स्पेशल केस क्या है कि दोनों तरह से जो स्फीयर आप लिया वो इक्वल कर्वेचर का हो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो वैसे केस में PC1 प्लस R और PC2 माइनस R। ओके, तो ये हो गया इक्वी कन्वेक्स का केस। डबल कन्वेक्स के बाद से इक्वी कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, इक्वी कन्वेक्स का केस। और इस केस में आप देखें तो अगर दोनों के रेडियस बराबर हैं तो वैसे केस में ये आपको इक्वी कनकेव का रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ, फोकल लेंथ तो आपको यहाँ भी एज इट इज लेना है, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव, डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव। हाँ, अब डबल कनकेव के बाद आप बोलेंगे कि वो तो कनकेव है, कन्वेक्स है। हम तो सिंपल कनकेव या कन्वेक्स ही बोलते थे जूनियर क्लासेस में। अब ऐसे की बात हो गई तो बात थोड़ी सी अलग है। जैसे कि अगर मान लें कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका ऐसा ना हो करके, है ना, वो प्लेन हो जाए। ओके, सरफेस आपका ऐसे प्लेन हो जाए, इसका नाम आप प्लेनो कन्वेक्स दे सकते हैं। ऐसे केस में अब R की बात करें, ओके, तो ये जो पहला स्फीयर है वो तो प्लस R हो गया। दूसरे की बात करेंगे तो ये सरफेस फ्लैट हो गया है, और फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस का भी रेडियस होता है, इनफाइनाइट होता है, और वो इस तरफ होगा, यानी यहाँ पर आप क्या दे देंगे, माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो इसके लिए कंसीडरेशन ऐसा हो जाएगा। हाँ, अगर हम इक्वी कनकेव की बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर, तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला आया था म्यू माइनस 1/r 1 माइनस 1/r2, जैसा कि पहले। तो पहले वाले केस में अगर आप इसको r देते और माइनस लिखते, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे वाले केस में इसको अगर आप r ही रखते तो ये आपके पास 1/f इज इक्वल टू 112 2 म्यू माइनस 1 और ये r हो जाता। अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये जो सिचुएशन आया इसमें क्या होगा, इसमें 1/f इज इक्वल टू आप म्यू माइनस 1 तो लिखेंगे, यहाँ पर 1/r लिखेंगे, और ये आपको माइनस 1/इन्फिनिटी। ओके, ऐसे केस में क्या होगा, तो ये देख लीजिए, ये आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू r हो गया। ओके, तो आपका फोकल लेंथ इस केस में देखेंगे कि ये जो फोकल लेंथ है उससे अलग हो गया, चेंज हो गया। इनफैक्ट कंपेयर भी करके देख सकते हैं, दोगुना मिलेगा रिजल्ट। ओके, तो ऐसा है। अच्छा, ऐसा हो सकता था ये जो आप कन्वेक्स की बात कर रहे थे इस तरफ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो वैसे केस में आप क्या लिखते, ओके, ऐसे केस में आप लिखते क्या, तो ये जो सेकंड स्फीयर है वो आपका रेडियस वाला है, यानी यहाँ पर माइनस r लिखते हैं, और फर्स्ट वाला जो सरफेस है वो आपको प्लेन हो गया है। अगर फर्स्ट वाला सरफेस प्लेन हो गया है तो ये प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए, अगर आप ये भी रिजल्ट पुट करेंगे, यहाँ पर आपको पुट करना है क्या, प्लस इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पर पुट करना है माइनस r, ठीक है, फिर से रिजल्ट तो ही आएगा, लेकिन लेंस का नाम बदल जाएगा। पहला वाला अगर कन्वेक्सो प्लेन था तो ये कनकेवो प्लेन होगा, प्लेनो कन्वेक्स होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ भी हो सकता है। ओके, आपका दो सरफेस में कोई एक सरफेस प्लेन हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप प्लेनो कनकेव या कनकेवो प्लेन बोलेंगे, आपके रिजल्ट्स वैसे ही। लेकिन हाँ, फोकल लेंथ वहाँ भी आप देखेंगे कि
हर केस में निगेटिव रहेगा। ओके, तो अभी तक आपने डबल कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, कन्वेक्सो प्लेन की बात कर ली। एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ऐसा हो कि जो लेंस आप बना रहे थे, है ना, वो कुछ ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? तो फिलहाल आपका एक सरफेस इस तरह से दिखे, दूसरा भी इसी तरह से दिखे, ठीक है, इस तरह का सरफेस बन जाए। हाँ, ऐसे केस में साइन क्या लेना है ये बात आप याद रखेंगे। इसका जो नाम कनकेव होगा, तो इसको देख लें। और ऐसे हालात में अगर आप डिस्कस करेंगे तो क्या होगा वो भी समझना है। हाँ, इस केस में देखिए दोनों का कर्वेचर एक तरफ है, दोनों का कर्वेचर एक तरफ है, तो ये R1 जो है वो भी पॉजिटिव और R2 जो है वो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। R1 जो है वो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, R2 जो है वो भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? तो और पॉसिबिलिटी की बात करें, यहाँ ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? कि ये दोनों सरफेस कुछ ऐसे दिखें। हाँ, ऐसे केस में नाम जस्ट उल्टा होगा और इस केस में नाम जो होगा कनकेवो कन्वेक्स होगा। ये आपका कनकेवो है ना, कनकेवो कन्वेक्स। ओके, और अगर ये कनकेवो कन्वेक्स है, ये 5वें तरह का लेंस है, तो वैसे केस में देखिए क्या होगा, दोनों ही रेडियस नेगेटिव ही होंगे, दोनों ही रेडियस नेगेटिव ही होंगे, दोनों इंसिडेंट रे के अपोजिट। ओके, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग लेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज को देखने के बाद अब एक और बात हमारे पास आती है। कई बार आपने यूज किया होगा क्या, तो आपने यूज किया होगा एक सन ग्लासेस जिसको गूगल्स भी बोलते हैं। वैसे केस में आपने देखा होगा कि उसका कोई पावर नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता वो भी आप समझ लीजिए। ये जो दोनों सेम साइड कर्व है ना, रेडियस दोनों के इक्वल हो जाते हैं, वैसा हो या ऐसा हो, है ना। तो अगर ये R है तो ये भी R और दोनों पॉजिटिव। अब देखिए अगर हम यहाँ पर दोनों को पॉजिटिव दें तो ये कट करके 1/f = 0 हो जाएगा। और 1/f अगर 0 हो गया मतलब पावर 0, पावरलेस लेंस बन जाएगा, प्लेन ग्लास स्लैब जैसा बिहेव करेगा। ऐसे केस में उसका कोई डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस वाला इफेक्ट नहीं होगा। आप उस लेंस के केस में भी देख सकते हैं, सेम आएगा, पावर = 0 आ जाएगा। तो ये सन ग्लासेस के केस में होता है। तो सन ग्लासेस के केस में दोनों साइड जो हैं सेम इक्वली कर्व सेम साइड होते हैं। चलिए इसकी बात हो गई। अब हम लोगों को और भी डिस्कशन इम्पोर्टेंट करना है। उसके पहले एक डिस्कशन और भी था जिसको कर लेना था। चलिए इसको डाइवर्जिंग पहले हटा देते हैं। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपसे। अगर ये लेंस है, अगर ये लेंस है और आप इसको इस तरह से काटते हैं, सेक्शन करते हैं, है ना। देखिए ये इक्वी कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया था, ये आपको 1/f = 2μ-1/r आया था। चलिए इक्वी कन्वेक्स ना भी हो तब भी अगर लेंस मेकर फॉर्मूले के आधार पे बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इस लेंस को हाफ काट करके अलग भी कर दें, यानी कुछ ऐसा बना दें, तब भी हमारा क्या है, फॉर्मूले में जो 1/f = μ-1, ओके, 1/r1 - 1/r2 कोई चेंज नहीं आया। ओके, इसलिए इसका फोकल लेंथ की बात करें या इसके फोकल लेंथ की बात करें, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई चेंजेस की बात यहाँ पर नहीं होगी। बट अब इसी लेंस को हम कुछ कट करें, इस तरह से कुछ कट करके क्या है कि हमने ये लेंस था, ठीक है, और इसको बीच से ऐसे कट कर दिया, बीच से ऐसे कट कर दिया, तो दो लेंसेस जो मिले ऐसे मिल गए, ठीक है। और ये दोनों लेंसेस मैंने बताया या तो कन्वेक्सो प्लेन मिलेगा, नहीं तो कनकेवो प्लेन मिलेगा। किसी एक की बात करें, फोकल लेंथ को f' मान लें, इसके फोकल लेंथ को f माने, तो f तो आपने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, वो रख लीजिए। अभी f' निकालने की बात आ रही है, सिंगल की बात कर रहे हैं, तो 1/f' है ना = μ-1 तो लिखेंगे ही, 1/r लिखेंगे, एक तरफ का फोकस, ठीक है, और एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरे तरफ के लिए आप यहाँ पर -∞ लिखेंगे। और अगर इसको सॉल्व कर लें तो 1/f' = आपके पास μ-1
बाय आर आ जाएगा। ओके, अब अगर हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एफ डैश, कोई जगह पर यहाँ पर हम 2 बाय एफ, हाँ 2 बाय ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 म्यू माइनस 1 और बाय आर करते हैं। अब देख रहे हैं 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर है, तो ऐसे केस में इसको हटा करके हम सीधे लिखें, क्या लिखें, 1 बाय एफ। ऐसे केस में आपको क्या मिला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ का रिजल्ट आप देख लें, आपके पास आ गया एफ डैश इज इक्वल टू 2f, यानी फोकल लेंथ ट्वाइस हो गया। इसका फोकल लेंथ ट्वाइस हुआ मतलब पावर हाफ हो गया। तो लेंस को अगर इस तरह से सेक्शन करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा, लेकिन इस तरह से इफेक्ट करेंगे तो पावर वही रहा, फोकस वही रहा, जहाँ पर इमेज पहले बन रहा था वहीं पर इमेज अब भी बनेगा, उस इमेज के पोजीशन में कोई अल्टरेशन, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ये ओके। अभी हमारे पास एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसको कर लेना चाहिए। बात कर रहे थे हम लोग ऐसा कि दो जो लेंस के फॉर्मूले अगर मीडियम वाले और अलग अलग वाले भी आपने देखे थे, हम मीडियम वाला का ही यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, देखिए किसी भी मीडियम में अगर आप प्लेस करते हैं, ओके, तो R1 और R2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, वो जो लेंस आपने लिया है, तो आपका R1 R2 चेंज नहीं होता तो इसको K ले लेंगे और इसको लिखते हैं म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू के, ये 1 ऐसा। अब सिचुएशन हमारे पास दो अलग होंगे। हाँ, अगर हमारे पास ये वाला सिचुएशन है, मतलब कन्वेक्स लेंस वाला सिचुएशन है, तो देखिए हमने यहाँ पर बोला था कि ये C होगा 1 और इधर होगा C2। अगर साइन कन्वेंशन ले लें तो उसके आधार पर 1 बाय R1 ये तो पॉजिटिव होना था, माइनस 1 बाय R2 ये नेगेटिव होना था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस केस में ये पॉजिटिव आएगा, मीन्स K का वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगा। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा इस केस में भी है, अगर ये कॉन्केव वाला है तो इसमें आपने अपोजिट साइन लिया था, आपने R1 को, है ना, नेगेटिव रखा था, R2 को पॉजिटिव रखा था। ऐसे हालात में ओके, जो K है ना, K इज इक्वल टू आपके पास 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, इसका माइनस होगा और इसमें जो प्लस होगा तो दोनों का माइनस कॉमन आ जाएगा, इसके हिसाब से ये नेगेटिव होगा। ओके, हाँ, ये बात हम लोग बेसिकली किसके लिए कर रहे हैं, तो पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं इस तरफ वाला लेंस, ये आपका कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग का केस है, और इस तरफ जो बात कर रहे हैं वो डाइवर्जिंग का केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ कन्वर्जिंग, दूसरी तरफ डाइवर्जिंग। तो हम लिख लेते हैं यहाँ भी K इज इक्वल टू, हाँ यहाँ भी K इज इक्वल टू आपके पास 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक है, वेल बढ़िया। अब आते हैं हम लोग आगे। तो केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट में क्या होगा, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यूएल, वो ग्रेटर हो जाए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वैसे केस में म्यू एल बाय म्यू एम ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा, यानी म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसको अगर आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इतने से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंस फार्मूला बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर K जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू के, है ना, भी ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा, और ये तो आपका 1 बाय फोकल लेंथ इन मीडियम हो गया। और अभी बात कर रहे थे कि अगर 1 बाय एफ एम पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि फोकल लेंथ इन दैट मीडियम ये भी आपका पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब कन्वर्ज वाला नेचर आता है, यानी रे ऐसे लेंगे तो कन्वर्ज हो जाएगा। इसमें कोई अलग बात नहीं हो रही है, बात वही सेम ही हो रही है। ओके, कन्वर्ज करेगा। वेल ऐसा तो इसका बिहेवियर है, सेम बिहेवियर। उसी तरह से इस सिचुएशन में भी केस 1 की बात कर लें तो केस फर्स्ट में हमारे पास सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो आपके पास
सेम सिचुएशंस आ गए, सेम सिचुएशंस आ गए तो सेम रिजल्ट्स आ गए, सेम रिजल्ट्स आपने लिख लिया तो ग्रेटर देन 0 लिख लिया। लेकिन अभी अगर आप म्यूएल इंटू म्यूएम -1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा इस बात पे ध्यान दें। के नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग। तो वैसे केस में भी आप यहाँ देखें, अगर ये लेंस रखे हैं और रे को पास करा रहे हैं तो रे डाइवर्ज करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम बिहेवियर रखेगा जैसा इसका ओरिजिनल बिहेवियर है। ओरिजिनल बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, लेंस परफेक्ट वर्क कर रहा है। बट अब हम इसी की बात करें थोड़ा सा चेंज करके, चेंज क्या कर लें, अपोजिट, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम मान लें। तो वैसे केस में क्या होगा, अब देखिए ये नेगेटिव रहा और वो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब आप देख रहे हैं कि डाइवर्ज करना, यानी लेंस का शेप तो कुछ और बता रहा है, बिहेवियर कुछ और बता रहा है। तो ऐसे केस में पावर या फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर का काम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि लेंस पागल हो गया है, ऑब्वियस है कि इसमें अपोजिट बिहेवियर हो गया है। ओके, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर आप चेंज करेंगे तो ऐसा अगर आपने कर लिया तो यहाँ देखिए ये आपको लेस देन 0 मतलब नेगेटिव था और के नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ये लेंस आपको अब अपने बिहेवियर में चेंज शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये आप बिहेवियर देख लीजिए, मतलब यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। ओके, तो देखिए ये भी डायग्राम करेक्ट है, ये भी डायग्राम करेक्ट है। सिचुएशन आप देख लें, अगर ये सिचुएशन नहीं देखें तो हम जनरली इससे डायग्राम को रॉन्ग बोलते हैं, मैंने भी कई बार बोला है। तो सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो क्लियर है। अब देखिए एक और सिचुएशन, मतलब हम केस 3 की बात कर लें तो केस 3 में आपने लेस इक्वल की बात, लेस और ग्रेटर की बात कर ली, इक्वल की भी बात कर लीजिए। जब इक्वल कर लेंगे तो इक्वल होगा। अब इक्वल होने के केस में यहाँ पर ओके, तब 1/f इज इक्वल टू 0, मतलब आप बोल सकते हैं f इज इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी, या पावर ऑफ मीडियम, पावर ऑफ लेंस इन दैट मीडियम इज इक्वल टू 0। जब पावर 0 होता है तो वैसे केस में डाइवर्जिंग नेचर या कन्वर्जिंग नेचर नहीं होता, ये जो रे है वो स्ट्रेट पास कर जाता है। यानी ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जब लेंस जैसा नहीं, सीधा सीधी नॉर्मल एयर जैसा बिहेव करेगा या ग्लास स्लैब जैसा बिहेव करेगा, हो सकता है सिचुएशन दोनों में ही ऐसा आएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ इन्फिनिटी की बात करेंगे और पावर 0 की बात करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आपको ये मिलना लाजमी है कि स्ट्रेट पार हो गया। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग को देख लेना है। ओके, डिफरेंट मीडियम में लेंस का बिहेवियर कैसे होता है, अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ भी चेंज होता है, जो चेंजेज आपको न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करने पड़ सकते हैं। ओके, अभी कुछ और भी जनरल बातें कर लेनी है, खास करके एक सिचुएशन यहाँ पर ऐसा है कि एक लेंस अगर आप लेते हैं और वो सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल का नहीं होता, मल्टीपल मीडियम का होता है ना। जैसे अगर आप यहाँ पर ये लेंस एज्यूम किए यहाँ से यहाँ तक, है ना, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, μn है, इस तरह से। ओके, तो वैसे केस में आपने लिखा था 1/f इज इक्वल टू μ-1, है ना, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। डेफिनेट है कि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट हो गया, 1 भी कांस्टेंट है, तो 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू दिखेगा। अब म्यू के जितने नंबर होंगे फोकल लेंथ उतने होंगे, म्यू के जितने नंबर होंगे फोकल लेंथ उतने होंगे। म्यू अगर 5 तरह का है तो फोकल लेंथ 5 डिफरेंट होंगे। ओके, अब ऐसे केस में क्या होगा कि सभी जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पे फोकस करेंगे। अच्छा, एक और बात, म्यू जो है एक रिलेशन में आपने देखा था, कॉची रिलेशन में, म्यू, है ना, इज इक्वल टू a प्लस b/λ² एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके हिसाब से 1/f, है ना, प्रोपोर्शनल टू 1/λ या λ² बोल सकते हैं, यानी फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
तब देखिए एक आपने पैटर्न जो ऑब्टेन किया था वो था विबग्योर। हाँ, विबग्योर में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लैम्डा वॉयलेट के लिए, लैम्डा इंडिगो के लिए, लैम्डा ब्लू के लिए, है ना, सबके वेवलेंथ हमने लिख डाले। और अब इसमें रिलेशन क्या होगा, तो ये बेसिकली कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो रेड के केस में आप देख सकते हैं कि फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और वॉयलेट के केस में फोकल लेंथ कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि अगर आप वाइट लाइट को एक थिक लेंस से, थिन के केस में प्रॉब्लम कम है, थिक लेंस से, चलिए इसको थिक बना दिया जाए, थिक लेंस से जब पास कराएंगे, ओके, तो जो रे है वो डिस्पर्स होकर के अलग अलग पोजीशन पे मिलेगा। जैसे अलग पोजीशन में क्या है कि अगर रेड वाला है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, ये फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट ऑफ रेड हो गया। और अगर ये ब्लू है या वॉयलेट दिखाना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बैंड किया, बैंड करके मिला, ये फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट हो जाएगा। यानी साफ आपको दिख रहा है कि जब आप फोकस की बात करेंगे, हाँ, तो उसमें भी एक रिलेशन होगा, ठीक उसी तरह से जैसे वेवलेंथ का पैटर्न है। और अगर आप लिखें, ओके, तो आप VIB जी भिप, सॉरी भिप, हाँ लिखे, तो आपके पास ये पैटर्न आएगा और सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ आपको रेड का होगा, ओके। मतलब रेड लाइट का जो बेंडिंग होगा वो सबसे कम होगा। इस प्रॉब्लम को, लेंस के इस डिफेक्ट को स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। लेंस के इस डिफेक्ट को स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। यानी इस केस में लेंस स्फेरिकल एब्रेशन शो करेगा।